हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डियर बायो का इस क्लास में आप सबों को बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सुनील और मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। और हम लोगों का पीछे वाला वीडियो था सिग्निफिकेंट फिगर का कुछ रूल था, जो सिग्निफिकेंट फिगर पहचानने का कुछ रूल तक हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले केमिकल कॉम्बिनेशन, कुछ लॉ है केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए। आज हम लोगों को वो पढ़ना है कि हमारा अगर कोई एलिमेंट है और वो एलिमेंट कंबाइन करके जो कंपाउंड बनाता है, तो वो कंपाउंड जो हमारा कुछ वो कंपाउंड जो बन रहा है वो कुछ लॉ पे आधारित होता है। तो वो आज हम लोगों को पढ़ना है। तो आज हम लोग यही पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो चलो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपना लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हम लोग देखेंगे। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ये क्या है? एलिमेंट कंबाइन टुगेदर केमिकली टू फॉर्म कंपाउंड। जब एलिमेंट हमारा केमिकली कंबाइन करता है और वो कंपाउंड बनाता है, तो ये जैसे कि एग्जांपल हमारा जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन किया, ये दोनों एलिमेंट है, कंबाइन करके हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, जो कि एक हमारा क्या है? कंपाउंड है। जब एलिमेंट कंबाइन करके हमारा कंपाउंड बना दिया, तो ये जो कंबाइन करके कंपाउंड बना रहा है, तो ये जो हमारा है कुछ लॉ पे बेसिस है। जैसे कि दी केमिकल कॉम्बिनेशन आर बेस्ड ऑन सम लॉ। ये केमिकल कॉम्बिनेशन कुछ लॉ पे बेसिस है। जैसे कि इसमें हम लोगों को क्या क्या कौन कौन से लॉ है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ेंगे। इसमें लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। थर्ड होगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। फोर्थ होगा हमारा गैर-लुसैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम होगा। और 5 होगा एवोगाड्रो लॉ। इसमें सभी लॉ को एक एक करके हम देखेंगे कि ये लॉ क्या बोलता है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है ये देखेंगे। चलो, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया किसने था? तो ये दिया, इट वाज गिवन बाय लुइविजियर। ये लुइविजियर, ये जो है हमारे साइंटिस्ट, वो दिए हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लुइविजियर क्या बोलते हैं? ये इनके अनुसार क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इनके अनुसार, इस लॉ के अनुसार, द मास कैन बी नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए बैलेंस केमिकल रिएक्शन और फिजिकल रिएक्शन। अगर कोई सब्सटेंस है हमारा, वो एलिमेंट से कंपाउंड बन रहा है, तो वो हमारा क्या है ना, जो वो रिएक्शन हो रहा है, फिजिकल हो या केमिकल हो, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? ये क्या बोले कि उसमें जो हमारा एलिमेंट का जो मास होगा, वही मास हमारा कंपाउंड में उस एलिमेंट का होगा। ना तो उस मास को हम लोग क्या, उसका मास ना तो बना सकते हैं, नहीं उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नहीं बना सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं, नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं होगा जो है। सो वो कंजर्वेटिव है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखें, तो जैसे कि हम लोग देखे थे इससे पहले, ये कार्बन और ऑक्सीजन, ये दोनों एलिमेंट कंबाइन करके क्या बना दिया? CO2। यहाँ पे कार्बन का मास कितना होता है? 12। हाँ, 12 ग्राम होता है। चलो, इसका होता है 16, यानी 2 है तो कितना हो जाएगा? 16 टू जा 32 ग्राम। और इसका मास देखा जाए तो कितना हो जाएगा? हाँ, 44 ग्राम। कहने का मतलब इस कंपाउंड में हमारा कार्बन का भी मास वही होगा और ऑक्सीजन का भी मास वही होगा, जो कि यहाँ एलिमेंट का मास था। अगर हम कोई भी केमिकली या फिजिकली कोई भी एलिमेंट को कंबाइन करके कंपाउंड बना रहे हैं, तो उसमें हमारा जो मास है, मास को ना तो हम लोग क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नहीं क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है? जैसे अगर इसमें भी हमारा कार्बन का मास वही होगा और इसमें भी ऑक्सीजन का मास वही होगा। जैसे अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं, कार्बन का मास कितना होता है? 12 होता है। चलो, 12 एंड प्लस करेंगे 16, 16 गुना 32 कितना होगा? इक्वल टू 44, यानी 44 ग्राम। यानी हमारा कार्बन की भी मास वही है और ऑक्सीजन का भी मास वही है। हाँ, तो हम लोग मास को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये फर्स्ट लॉ था। अभी हम लोग सेकेंड लॉ देखेंगे इसका।
अभी हम लोग दूसरा लॉ देखेंगे, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। इसको लॉ ऑफ डेफिनिट कॉम्पोजिशन भी बोलते हैं। ये लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या डेफिनिट कॉम्पोजिशन दिया किसने था? तो ये लॉ दिया हमारा एक फ्रेंच केमिस्ट जो है, जिनका नाम है जोसेफ प्राउस्ट इन 1799। ये हमारे जोसेफ प्राउस्ट ये लॉ को दिए थे, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। ये क्या बोलते हैं? ए प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज contain same element. A pure chemical compound always contain same elements combined together in the same different proportion by weight. कहने का मतलब कि हमारा जैसे कि किसी भी रासायनिक यौगिक के तत्व के भार जो होता है ना, हमेशा एक निश्चित अनुपात में होता है। कहने का मतलब क्या? किसी रासायनिक यौगिक के जो तत्व होते हैं उसका भार हमेशा एक निश्चित अनुपात में होता है। कहने का मतलब कि अगर हम लोग ले ले सी वाटर, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं सी वाटर, ठीक है। सी वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? H2O होगा। अगर हम लोग यहाँ पे ले लें सी वाटर के अलावा क्या ले लें? रेन वाटर। चलो रेन वाटर भी ले लेते हैं, रेन वाटर। तो रेन वाटर का भी तो फॉर्मूला हमारा यही होगा। अगर हम लोग ले लें टैप वाटर, तो ऐसा नहीं कि टैप वाटर का फॉर्मूला बदल जाएगा हमारा, टैप वाटर का भी फॉर्मूला यही होगा। और इसका जो है ना, हम लोग क्या अगर देखें तो इसका वेट क्या होगा? एक निश्चित अनुपात, ये सभी का एक निश्चित अनुपात होगा। जैसे कि इसका अगर हम लोग देखें अनुपात क्या होगा? 2:1 के अनुपात में है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। यहाँ भी वही है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, एक निश्चित अनुपात में। अब ऐसा नहीं कि सी वाटर का अलग, रेन वाटर का अलग, टैप वाटर का अलग, ये एक निश्चित अनुपात क्या। या अगर हम लोग देखें क्या बोलते हैं मोलिकुलर मास के आधारित से, तो ये कितना, जैसे कि हाइड्रोजन का कितना होगा? 2:16। इसका भी क्या होगा? 2:16, 2:16। हम लोग क्या करें ना कि कोई भी रासायनिक यौगिक है उसमें तत्व के जो क्या बोलते हैं ना, जो हमेशा एक निश्चित अनुपात होता है। तत्व का जो भार होता है, जो वेट होता है, उसका एक हमारा क्या होता है? एक निश्चित अनुपात होता है। ये था हमारा दूसरा सेकेंड लॉ। अभी थर्ड लॉ देखेंगे, पहले ये आप लोग नोट करें। अभी थर्ड रूल देखेंगे हम लोग, क्या? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन दिया किसने था? तो दिस लॉ वाज गिवन बाय डाल्टन इन 1803, यानी 1803 में दिया था। चलो ये हमारा लॉ हो गया, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन गिवन बाय डाल्टन 1803 में दिया। ये लॉ क्या बोलता है? ये लॉ क्या बोलता है? व्हेन टू एलिमेंट, जब दो एलिमेंट कंबाइन करता है, व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, जब दो एलिमेंट कंबाइन करके एक या एक से अधिक जब कंपाउंड बना लेता है, जब एक या एक से अधिक कंपाउंड बना लेता है, तब देन द मास ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट, तब उस एलिमेंट में से एक का मास क्या होता है? एक का मास हमारा वेरिएबल होता है और दूसरा का मास क्या होगा? कांस्टेंट होगा, यानी फिक्स्ड होगा। अब वो जो वेरिएबल जिसका मास होगा वो हमारा कैसा होना चाहिए? सिंपल रेशियो में होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझते हैं, ये क्या बोले थे डाल्टन? हमारे बोले कि अगर जैसे कि कोई दो एलिमेंट है, जैसे कि हाइड्रोजन और एक और एलिमेंट है ऑक्सीजन, ये कंबाइन करके क्या बना लिए? क्या बनाए? वाटर, यानी हाइड्रोजन H2 ऑक्सीजन O, ये कंबाइन करके बना लिया हमारे H2O। अब इसमें देखा जाए तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना? 2 ग्राम और ये 16 ग्राम, और ये हमारा वाटर कितना बन गया? 18 ग्राम।
अब एक और तो है कि हमारा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से हम लोग ये भी बना सकते हैं क्या, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, यानी H2 और O2 भी तो बना सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। जैसे कि हाइड्रोजन के यहाँ पे हम लोग H2 और ऑक्सीजन के लिए O2। चलो ये हमारा 2 ग्राम और ये 16 टू जा 32 ग्राम, यानी ये, और हमारा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कितना बनेगा 40 नहीं कितना हो जाएगा 34 ग्राम। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जब दो एलिमेंट when two element combine to a form more than one compound, तो जब दो एलिमेंट यहाँ भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ हमारा वाटर बन रहा है, यहाँ हमारा क्या हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन रहा है, तब देन द मास ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट, जिसमें से एक एलिमेंट का मास क्या होगा कांस्टेंट होगा। तो ये हमारा हाइड्रोजन का मास क्या है कांस्टेंट है दोनों में, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का मास क्या है वेरिएबल है। तो इनका कहने का मतलब इनका एक मास हमारा एक एलिमेंट का मास वेरिएबल होगा, और वो जो वेरिएबल मास होगा वो हमारा कैसा, वो सिंपल रेशियो में होगा। तो ये हमारा सिंपल रेशियो में नहीं है। सिंपल रेशियो कहने का मतलब सिंपल रेशियो हमारा क्या क्या हो जाएगा, ये हमारा 1:2 ये सिंपल रेशियो है, 2:1 ये भी हमारा सिंपल रेशियो है, और देखा जाए तो 3:1 ये भी सिंपल रेशियो है, या 3:1 हुआ 1:3 ये भी सिंपल रेशियो है, और 4:1 ये सभी एक सिंपल रेशियो है। सिंपल रेशियो कहने का मतलब ऐसा नहीं कि ये हमारा सिंपल रेशियो हो जाएगा 11/25 10/18 रेशियो 18, ये हम लोगों का सिंपल रेशियो नहीं। सिंपल रेशियो ये है, तो ये हमारा इसका सिंपल रेशियो है। ये था इनका लॉ। अगर हमारा कोई कंपाउंड है एलिमेंट है, तो एलिमेंट अगर मास वेरिएबल है, डबल कंपाउंड बना रहा है, तो वो उसका मास कैसा हो सिंपल रेशियो में वेरिएबल। इसका मास सिंपल रेशियो में वेरिएबल है 1:2 का। ये थर्ड है। अभी हम लोग फोर्थ देखेंगे। चलो अभी फोर्थ लॉ हम लोग देखेंगे, लॉ गैर-लुसैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। अब ये लॉ किसने दिया था, तो ये साइंटिस्ट का नाम ही है गैर-लुसैक। अब वो काम किए थे अपना गैस पे, इसलिए बोला जाता है गैर-लुसैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ये गैसियस वॉल्यूम पे काम किए थे। ये क्या बोलते हैं, देखो व्हेन टू गैस, जब दो गैस को कंबाइन करके हम कंपाउंड बना रहे हैं, और वो कंपाउंड जो बन रहा है उसका उस गैस का जो वॉल्यूम होगा उसका हमेशा सिंपल रेशियो में वो कंबाइन करेगा। वो हमेशा कौन सा रेशियो में गैस कंबाइन करेगा, सिंपल रेशियो में। कैसे, एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझते हैं। जैसे एग्जांपल ले ले हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन हमारा गैस है, और इसको एक गैस के साथ कंबाइन करा दे क्लोरीन, और ये कंबाइन करा देंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या तैयार होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड होगा। जैसे कि हम लोग यहाँ लिए H2 और लिए क्लोरीन यानी Cl, और ये हम लोग क्या इसको क्या कंबाइन करके क्या बना दिए, HCl, या हाँ 2H से हमारा Cl2 होगा, तो ये हमारा क्या बना HCl। हाँ, अब ये क्या बोल रहा है, अब अगर हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन को 100 ml लिए, ये हमारा क्लोरीन भी कितना होगा 100 ml होगा,
हमारा जो प्रोडक्ट आया 2HCl ये कितना होगा 200 ml होगा। अगर इस गैस का वॉल्यूम का देखा जाए तो ये गैस का वॉल्यूम कैसा कंबाइन कर रहा है, एक सिंपल रेशियो में कंबाइन कर रहा है। इसका रेशियो देखा जाए तो क्या हो जाएगा 1:1:2। एक सिंपल रेशियो में है। इनका यही लॉ था गैल-लुसैक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम कि हम लोग व्हेन टू गैस, जब दो गैस को एक साथ कंबाइन करके एक कंपाउंड बना दिए क्या हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl, तब हमारा जो वो गैस का वॉल्यूम है, जो गैस का वॉल्यूम है वो हमेशा कैसा कंबाइन करेगा सिंपल रेशियो में। तो हम हाइड्रोजन का वॉल्यूम ले लिए 100 ml, क्लोरीन का वॉल्यूम ले लिए 100 ml, जो हमारा HCl यानी प्रोडक्ट आया ये हमारा कितना ml आएगा 200 ml आएगा। अगर इसका रेशियो देखा जाए तो 1:1:2 रेशियो, ये हमारा सिंपल रेशियो है। ये इनका यही लॉ था। अभी हम लोग देखेंगे 5 नंबर रो लॉ देखेंगे जो कि एवोगाड्रो है। तो अभी ये नोट करें। अभी हम लोग 5 रूल देखेंगे। एवोगाड्रो लॉ क्या है, एवोगाड्रो क्या बोला, एवोगाड्रो proposed that equal volume of gas, Avogadro proposed that equal volume of gases at the same temperature and pressure should contain equal number of molecules। कहने का मतलब क्या है, एवोगाड्रो बोला कि किसी भी गैस का इक्वल वॉल्यूम ले, कोई भी गैस हो और उस गैस को हम लोग इक्वल वॉल्यूम ले लेंगे, और वो भी किस कंडीशन पे कि हमारा टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए कांस्टेंट होगा। तो उस गैस में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएगा वो क्या आएगा इक्वल आएगा। कहने का मतलब कि जैसे कि यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन H2 ले लेते हैं, एक कंटेनर में है H2, चलिए ये H2 है। यहाँ पे हम लोग दूसरे कंटेनर में ले ले क्या क्लोर N2 ले लेते हैं, N2। थर्ड में ले लेते हैं हम लोग एक गैस ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2। और इसको क्या कि ये हमारा ये गैस है और गैस को इक्वल वॉल्यूम है, इक्वल वॉल्यूम 22.4 लीटर ले लेते हैं। इक्वल सभी का वॉल्यूम इतना ही 22.4 लीटर, ठीक है। और हमको क्या करना है कि टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रखना है, यानी टेम्परेचर 298 केल्विन पे और प्रेशर 1 atm इस पे काम करना है। तो हमारा जो ये अगर इक्वल वॉल्यूम ले लिए, हमारा हाइड्रोजन अलग, नाइट्रोजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन यहाँ पे सभी का वॉल्यूम एक ले लिए, इतना ही इसका लीटर है, इसका नाइट्रोजन का भी 22.4 लीटर और कार्बन डाइऑक्साइड भी 22.4 लीटर ले लिए। और ये हमारा टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट है। अगर इस पे देखा जाए तो हमारा जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें देखा जाए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कंटेन होगा वो इक्वल होगा ना कि इसका वॉल्यूम, हाइड्रोजन का वॉल्यूम 22.4 लीटर, नाइट्रोजन का वॉल्यूम 22.4 लीटर और कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम 22.4 लीटर, यानी इक्वल वॉल्यूम ले लिए। इक्वल वॉल्यूम क्या बोले, एवोगाड्रो प्रपोज है इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस, तो सभी गैस का इक्वल वॉल्यूम ले लिए और वो हमको टेम्परेचर और प्रेशर क्या रखना है कांस्टेंट रखना है। तब इस गैस का जो मॉलिक्यूल्स है वो गैस का मॉलिक्यूल्स क्या होगा इक्वल होगा, ये तीनों का मॉलिक्यूल्स क्या होगा इक्वल होगा। 6.022 इंटू 10⁻23, इसका भी क्या होगा 6.022 इंटू 10⁻23, 6.022 इंटू 10⁻23। ये
सभी का मॉलिक्यूल्स ये इक्वल होगा। ये था इनका 5 रूल।